हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पीसीआई फार्मा क्लासेस बाय योगेश सर। आज के लेक्चर में हम यूनिट 5 मेडिसिनल केमिस्ट्री 1 देखने वाले हैं, जिसमें हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर जितने भी ड्रग्स अप्लाई करते हैं उसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो हमने इससे पहले वाले क्लास में देखा था कि कैसे सेंट्रली एक्टिंग ड्रग हमारे सीनेस के ऊपर अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। उसी का ये नेक्स्ट पार्ट है। इस सीरीज का लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम देखने वाले हैं सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर करने वाले हैं। इसमें बताया गया है सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स आर द सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेसेंट एजेंट, यानी जो सेडेटिव और हिप्नोटिक्स होता है वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाके काम करता है और वही हमारे सीएनएस को डिप्रेस करता है, यानी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो एक्टिविटी है उसको डिप्रेस करता है, उसको कम करता है, जिससे पेशेंट को इनएक्टिव फील होता है और स्लीपनेस सा फील होने लगता है। दे रिड्यूस द न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी एंड प्रोड्यूस काल्मिंग और स्लीपिंग इंड्यूस्ड इफेक्ट। यानी इसका मेन एक्टिविटी क्या होता है, हमारे न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी जो होता है, जो हमारे न्यूरॉन्स के अंदर एक्साइटमेंट बढ़ गया होता है या उसका एक्टिविटी बढ़ गया होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, उसको रिड्यूस करता है। साथ ही साथ ये क्या प्रोड्यूस करता है, काल्मिंग यानी शांत स्वभाव प्रोड्यूस करता है और स्लीप इंड्यूस प्रोड्यूस करता है, यानी पेशेंट को आर्टिफिशियल तरीके से एक तरीके से स्लीपिंग हैबिट में लाया जाता है। सेडेटिव रिड्यूस द एंजाइटी विदाउट इंड्यूस स्लीपिंग। जो सेडेटिव होता है ये बेसिकली एंजाइटी को रिड्यूस करता है, यानी कोई पेशेंट इरिटेट हो रहा है बार बार या फ्रस्ट्रेट हो रहा है तो उस कंडीशन को नॉर्मलाइज करता है विदाउट स्लीपिंग, सोए बिना। वही अगर हम हिप्नोटिक्स की बात करें तो फोर्थ पॉइंट में बताया गया है हिप्नोटिक्स इंड्यूस एंड मेंटेन स्लीप। हिप्नोटिक्स का काम बेसिकली ये होता है कि वो हमारे अंदर स्लीप प्रोड्यूस करता है और उसको मेंटेन भी करता है। देयर एक्शन इज डोज डिपेंडेंट रेंजिंग फ्रॉम सेडेशन टू एनेस्थेसिया। इसका जो एक्शन होता है वो डोज डिपेंडेंट होता है, जिसको जितना डोज दिया जाएगा उसका एक्टिविटी उतना प्रोड्यूस करेगा। जैसे अगर हम माइनर डोज की बात करें तो सेडेटिव और हिप्नोटिक्स की तरह काम करेगा, वही मेजर डोज की बात करें तो एनेस्थेसिया की तरह भी ये ट्रीट कर सकता है, क्योंकि जब पेशेंट को एनेस्थेटिक इफेक्ट देखने को मिलेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, पेशेंट का होश ही नहीं होगा और ये कंप्लीट स्लीपिंग कंडीशन में चले जाएगा। ये एक तरीके से अपना कॉन्शियसनेस को लॉस कर जाएगा। वहीं अगर हम 6th पॉइंट की बात करें, दे एक्ट प्राइमरीली थ्रू गाबा मेडिएटेड इनहिबिटर पाथवे। इसका मेन एक्टिविटी हमारे गाबा सिस्टम के अंदर हमें देखने को मिलता है, क्योंकि ये गाबा मेडिएटेड इनहिबिटर पाथवे को बेसिकली अपना एक्टिव साइड मांगता है, अपना टारगेट मानता है और उसी से अपना एक्टिविटी प्रोड्यूस करा के वहीं पे अपना एक्शन प्रोड्यूस कराता है। गैबा इज द मेजर इनहिबिटर इन न्यूरोट्रांसमीटर इन द ब्रेन। जो गैबा होता है हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे फंक्शन लाता है, जैसे एक्साइटेशन लाता है या हमको वर्कोहलिक बनाता है, हमको खुश रखता है। ये सारी एक्टिविटी हमारे गाबा के द्वारा होता है। यही हमारा मेन न्यूरोट्रांसमीटर ब्रेन के न्यूरॉन्स के अंदर जो सिग्नलिंग की तरह काम करता है, यानी सिग्नलिंग पाथवे को कंट्रोल करता है। यानी जो ब्रेन हमारा सिग्नल देता है हमारे न्यूरॉन्स को या हमारे बॉडी के अंदर जो फंक्शन प्रोड्यूस करना है उसको, ये एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, न्यूरॉन से हमारे इस ऑर्गन के पार्ट में ट्रांसफर करने का काम करता है। तो ये हम जितने भी मेडिसिन खाने वाले सेडेटिव या हिप्नोटिक्स बेसिकली इसी के साथ इंटरेक्ट करके इसका जो इनहिबिटरी एक्शन प्रोड्यूस करते हैं, जिससे हमारा बॉडी जो है या हमारा सीनेस जो है डिप्रेस हो जाता है। दीज ड्रग इंक्रीज द क्लोराइड आयन इन्फ्लक्स कॉजिंग हाइपरपोलराइजेशन। यानी ये जब ड्रग हम खाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो हमारे क्लोराइड आयन का इन्फ्लक्स होगा उसको क्या करता है, रिड्यूस कर देता है, सॉरी इंक्रीज कर देता है। उससे क्या हो जाता है, हाइपरपोलराइजेशन हो जाता है हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स के अंदर और हमें उसका एक्टिविटी हमें देखने को मिल सकता है। इट इज यूज्ड इन इंसोमेनिया, एंजाइटी, सीजर एंड एनेस्थीसिया। इसका जो मेन एक्टिविटी है या मेन यूजेस है या यूं कहें इसका मेन एप्लीकेशन जो है इंसोमेनिया के केस में देखा जाता है, जैसे कि जिस पेशेंट को स्लीप नहीं आ रहा होगा आर्टिफिशियल तरीके से या नेचुरल तरीके से उसके अंदर कोई स्लीप प्रोड्यूस नहीं हो रहा होगा, या कोई पेशेंट एंजाइटी फील कर रहा होगा, किसी पेशेंट को कन्वल्सन या सीजर आ रहा होगा और किसी कंडीशन में सर्जरी करना होता है तो पेशेंट को कंप्लीटली लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस मोड में ले जाना पड़ता है, तो उन कंडीशन में हम एनेस्थीसिया का अप्लाई करते हैं। तो इन्हीं सारे फैक्टर में हम इस मेडिसिन का कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं या मैकेनिज्म को देख सकते हैं। लॉन्ग टर्म यूज में लीड टू टॉलरेंस एंड डिपेंडेंस। अगर इसका लॉन्ग टर्म तक यूज किया जाए, किसी व्यक्ति को कोई क्रोनिक कंडीशन है और उस मेडिसिन को लंबा टर्म तक हमें देना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं उस पेशेंट के अंदर या तो टॉलरेंस क्रिएट हो जाता है या तो डिपेंडेंसी क्रिएट हो जाता है, या तो साथ ही साथ दोनों एक साथ भी क्रिएट हो जाते हैं। टॉलरेंस का मतलब ये होता है कि उस व्यक्ति के अंदर एक स्पेसिफिक डोज देने के बाद जितना एक्टिविटी प्रोड्यूस होना चाहिए वो एक्टिविटी प्रोड्यूस नहीं होता है, उससे कम एक्टिविटी प्रोड्यूस होता है। और साथ ही साथ डिपेंडेंसी का मतलब होता है जिस व्यक्ति को हम लॉन्ग टर्म से दे रहे हैं उसके अंदर एक हैबिट आ जाता है कि अब मुझे ये मेडिसिन खा लेना चाहिए, ऐसा उसके अंदर फील आता है। इसी को हम बोलते हैं डिपेंडेंसी। आगे हम इसके क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं, जिसमें दिखाया गया है दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द केमिकल स्ट्रक्चर। ये जो क्लासिफिकेशन होगा बेसिकली फर्स्ट क्लासिफिकेशन है, जो कि हम केमिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से उसका क्लासिफिकेशन बनाया हुआ है। जिसके फर्स्ट में आप देख सकते हैं बारबिचुरेट्स। बारबिचुरेट बेसिकली डिराइव फ्रॉम द बारबिचुरिक एसिड न्यूक्लियस, यानी जो उसका मेन कोर स्ट्रक्चर होगा बारबिचुरेट्स के अंदर जितने भी ड्रग आएंगे उसके अंदर कहीं ना कहीं हमें बारबिचुरिक एसिड का न्यूक्लियस हमें देखने को मिल सकता है। वहीं अगर बेंजोडाइजेपिन की बात करें तो इट कंटेन 1,4 बेंजोडाइजेपिन न्यूक्लियस, यानी जितने भी बेंजोडाइजेपिन के क्लास के ड्रग्स होंगे उसके अंदर उसका जो कोर स्ट्रक्चर होगा कहीं ना कहीं 1,4 बेंजोडाइजेपिन के न्यूक्लियस हमें देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट अगर हम थर्ड क्लासिफिकेशन की बात करें, दैट इज योर नॉन बेंजोडाइजेपिन हिप्नोटिक्स, यानी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नॉन बेंजोडाइजेपिन हिप्नोटिक्स का, जिसे हम जेड ड्रग भी बोलते हैं। इट इज स्ट्रक्चरली डिफरेंट फ्रॉम द सिमिलर एक्शन ड्रग्स, यानी इसका जो स्ट्रक्चर है बाकी जो ऊपर के जो क्लास के ड्रग है उससे अलग हो सकता है, लेकिन इसका जो एक्टिविटी प्रोड्यूस होगा, इसका जो बायोलॉजिकल रिस्पांस प्रोड्यूस होगा, ये इसी के बराबर हो गया, इन्हीं के जैसे हो सकता है। और फोर्थ क्लास है मिसलेनियस, यानी बचे खुचे जितने भी ड्रग्स इसके अंदर आते हैं, स्ट्रक्चरली अनट्रीटेड और अनरिलेटेड सेडेटिव और हिप्नोटिक्स।
यानी बाकी जो सेडेटिव और हिप्नोटिक्स था उसके जैसा इसका स्ट्रक्चर से कहीं ना कहीं नहीं देखने को हमें मिलेगा, लेकिन जो उसका एक्टिविटी है इनके बराबर या उनके जैसे हमें देखने को मिल सकता है। जैसे कि आप फर्स्ट 3 ड्रग के क्लासिफिकेशन देख पा रहे हैं, कहीं उसमें बार्बिटूरिक एसिड के बारे में बताया गया है, सेकंड में हमारा बेंजोडाइजेपिन के बारे में बताया गया है, थर्ड हमारा नॉन बेंजोडाइजेपिन के बारे में बताया गया है, लेकिन फोर्थ में ऐसा कुछ स्ट्रक्चर के बारे में मेंशन नहीं किया गया है क्योंकि इसका कोई स्पेशल स्ट्रक्चर सिलेक्टिविटी नहीं होता है। आगे हम देखने वाले हैं दिस क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। ये जो क्लासिफिकेशन हम देखने वाले हैं ये ड्रग के ड्यूरेशन ऑफ एक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि लॉन्ग एक्टिंग ड्रग होता है, लॉन्ग एक्टिंग का बात करें जिसका 8 घंटा से ज्यादा उसका ड्यूरेशन होता है, यानी एक बार पेशेंट को अगर दे दिया जाए तो उसका एक्टिविटी जो है उसके बॉडी के अंदर 8 घंटे तक प्रोड्यूस होगा। दिस इज बेसिकली यूज्ड इन एंजाइटी एंड एपिलेप्सी। ये एंजाइटी और एपिलेप्सी कंडीशन में इस चीज को दिया जाता है, यानी इन क्लास के ड्रग को दिया जाता है। इंटरमीडिएट एक्टिंग की बात करें तो उसका ड्यूरेशन 6 से 8 घंटा होता है। इसको बेसिकली इंसोमिनिया के मेंटेनेंस में ट्रीटमेंट में दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा शॉर्ट एक्टिंग ड्रग, यानी इसका ड्यूरेशन 3 से 6 घंटे के अंदर होगा। ये बेसिकली स्लीप इंड्यूशन के लिए दिया जाता है। वही अगर हम अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग ड्रग की बात करें तो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इज 1 आवर। तो बेसिकली क्या होता है, जब एनेस्थीसिया कंडीशन होता है तो एनेस्थीसिया देने से पहले इस ड्रग को दिया जाता है ताकि उसके अंदर इंड्यूशन आ सके, एनेस्थीसिया की एक्टिविटी को प्रोड्यूस करा सके। नेक्स्ट हम देखने वाले बेस्ड ऑन द फार्माकोलॉजिकल एक्शन, यानी फार्माकोलॉजिकल एक्शन यानी उस ड्रग की जो एक्टिविटी है उसके हिसाब से भी हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, जो कि हमारा मेन क्लासिफिकेशन है। जैसे कि हमारा देख सकते हैं सेडेटिव, हिप्नोटिक एंड एंजियोलाइटिक। तो सेडेटिव की बात करें तो बेसिकली प्रोड्यूस द काल्मिंग इफेक्ट, यानी पेशेंट को शांत करता है, लेकिन एक तरीके से सुलाने वाली एक्टिविटी इसके अंदर नहीं देखने को पड़ता है। इसका जो मेन एक्टिविटी होता है वो पेशेंट को शांत करना होता है, काल्म करना होता है। वही हिप्नोटिक्स की बात करें, इसका मेन एक्टिविटी है पेशेंट के अंदर इंड्यूस स्लीप प्रोड्यूस कराना, यानी आर्टिफिशियल स्लीप प्रोड्यूस कराना होता है। वही एंजियोलाइटिक का बात करें तो पेशेंट के अंदर इरिटेशन को रिड्यूस करता है, एंजाइटी को रिड्यूस करता है, जिससे पेशेंट नॉर्मल कंडीशन में वापस आ जाता है। अब नेक्स्ट हम सेडेटिव और हिप्नोटिक्स का आइडियल प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं। आइडियल प्रॉपर्टीज का मतलब ये होता है कि ये कैरेक्टर कहीं ना कहीं उस ड्रग के अंदर होना चाहिए ताकि उसके अंदर एक अच्छा एक्टिविटी प्रोड्यूस हो सके, अच्छा ड्रग हम उसको बोल सकते हैं। कि फर्स्ट पॉइंट में बताया गया है रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन, यानी ये जो सेडेटिव और हिप्नोटिक्स होता है उसके अंदर रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन होना चाहिए, तभी इसका एक्टिविटी अच्छा माना जाएगा। शुड बी मिमिक नेचुरल स्लीप, यानी इसका जो एक्टिविटी होगा वो हमारे नेचुरल स्लीप को कॉपी करना चाहिए, उसी के जैसा होना चाहिए। नो रेसिडुअल सेडेशन, यानी जब मेडिसिन की एक्टिविटी खत्म हो जाए तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ पोर्शन उसका बच गया है जो धीरे धीरे अपना सेडेशन दिखा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बार मगर मेडिसिन की एक्टिविटी कंप्लीट हो गया तो इट शुड बी कंप्लीट और उसका कोई एक्टिविटी नहीं दिखना चाहिए। नो टॉलरेंस और डिपेंडेंसी, यानी ऐसा मेडिसिन बना हुआ होना चाहिए जिसके अंदर कोई टॉलरेंस या डिपेंडेंसी क्रिएट नहीं होना चाहिए, यानी पेशेंट को अगर जिस अमाउंट पे ड्रग दे रहे हैं, चाहे लंबा टाइम तक दे चाहे शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए दिए, लेकिन उसका जो एक्टिविटी है वो हमेशा सेम होना चाहिए, सेम टाइम तक होना चाहिए। और डिपेंडेंसी की बात करें तो पेशेंट के अंदर कहीं ऐसा फील नहीं आना चाहिए कि एक लंबे दौर तक इस मेडिसिन को खाने के बाद उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मुझे मेडिसिन और खाना चाहिए। वाइड थेरापेटिक इंडेक्स, उसका यूजेस खाली हमारे सेडेटिव और हिप्नोटिक्स तक नहीं होना चाहिए, बाकी और भी उसका थेरापेटिक यूजेस होना चाहिए। मिनिमल ड्रग इंटरेक्शन, यानी अगर इसके साथ कोई दूसरा ड्रग दिया जाता है तो उसके साथ ज्यादा इंटरेक्ट ना करे, ना के बराबर इंटरेक्शन करे या ना के बराबर केमिकल रिएक्शन करे। नो रेस्पिरेटरी डिप्रेस, मींस कई ड्रग में ऐसा देखा गया है जब उसका हाई डोज दिया जाता है तो हमारे रेस्पिरेशन में भी कहीं ना कहीं इंपैक्ट डालता है, जिसकी वजह से रेस्पिरेशन करने में भी प्रॉब्लम होता है, उसी को रेस्पिरेटरी डिप्रेशन बोला गया है। तो ये ड्रग ऐसा होना चाहिए कि उसके अंदर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन क्रिएट नहीं होना चाहिए। नो डिस्टर्बेंस ऑफ आरईएम स्लीप, ये जो ड्रग होना चाहिए उसके अंदर आरईएम स्लीप को डिस्टर्बेंस करने वाला कैपेबिलिटीज नहीं होना चाहिए, एक्टिविटी नहीं होना चाहिए। सेफ इन ओवरडोज, किसी व्यक्ति को अगर ओवरडोज की रिक्वायरमेंट है और हम उसको दे रहे हैं तो वो सेफ होना चाहिए। इजीली मेटाबोलाइज एंड एलिमिनेशन, यानी हमारे बॉडी के अंदर जाकर अपना एक्टिविटी प्रोड्यूस करने के बाद इजीली मेटाबोलाइज होना चाहिए, इजीली वाटर सोल्युबल बनकर हमारे बॉडी से एलिमिनेट हो जाना चाहिए। सो स्टूडेंट, ये कुछ आइडियल प्रॉपर्टीज थे हमारे सेडेटिव और हिप्नोटिक्स का। ये आइडियल प्रॉपर्टी इसलिए रिक्वायर होता है कि इसमें जितने भी ड्रग्स आते हैं कहीं ना कहीं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्ट करते हैं, जिसकी वजह से टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस होने का चांस होता है, जिसकी वजह से मेजर कंडीशन हमें देखने को मिल सकता है। इसलिए इन ड्रग को बनाने के टाइम आइडियल प्रॉपर्टीज को फोकस में रखना बहुत जरूरी होता है, या प्रिस्क्राइब करने के टाइम इन सब फैक्टर को देखा जाता है। वहीं अगर हम सेडेटिव और हिप्नोटिक्स की मेजर स्ट्रक्चर की बात करें तो हमने बेसिकली इसमें 3 मेजर क्लासेस देखा था, जिसका फर्स्ट है हमारा बेंजोडाइजेपिन क्लास। तो चलिए पहले देखते हैं बेंजोडाइजेपिन क्लास में क्या क्या स्ट्रक्चरल एक्टिविटीज होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कंसिस्ट ऑफ बेंजीन रिंग फ्यूज्ड विद द डाइजेपिन रिंग, इसमें एक बेंजीन रिंग होगा और साथ ही साथ वो डाइजेपिन रिंग के साथ फ्यूज होकर रहेगा, नोन एज 1,4 बेंजोडाइजेपिन न्यूक्लियस। और ये जो बेंजीन और डाइजेपाइन के जो स्ट्रक्चर फ्यूज्ड है इसको हम आईयूपीएसी नाम के हिसाब से 1,4 बेंजोडाइजेपिन न्यूक्लियस बोलते हैं। 2 नाइट्रोजन एटम एट पोजीशन 1 और 4, इसका जो स्ट्रक्चर होगा उसमें कहीं ना कहीं 1 और 4 पोजीशन में 2 नाइट्रोजन ग्रुप का प्रेजेंस हम देख सकते हैं। वहीं अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात करें तो इसमें बताया गया है कार्बोनिल ग्रुप एट द पोजीशन नंबर 2 इज एसेंशियल। इस स्ट्रक्चर में जो कार्बोनिल ग्रुप होता है सेकंड पोजीशन में वो बहुत एसेंशियल होता है, ये बताया जा रहा है। सब्स्टिट्यूशन एट पोजीशन 5 एनहांस द एक्टिविटी, यानी इस पूरे न्यूक्लियस का अगर 5th पोजीशन में कोई सब्स्टिट्यूशन होता है तो उसके वजह से कहीं ना कहीं इसके अंदर के जो सेडेटिव या हिप्नोटिक्स एक्टिविटी है वो हमें बढ़ते हुए हम देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप एट पोजीशन नंबर 7 इंक्रीज द पोटेंसी,
अगर इसका पोजीशन नंबर 7 में अगर हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देते हैं तो कहीं ना कहीं उसका जो पोटेंशियल है, उसका काम करने का, एक्टिविटी करने का जो पोटेंशियल है वो बढ़ते हुए हम देख सकते हैं। वहीं अगर हम 7 पॉइंट की बात करें तो इट सब्स्टिट्यूशन एट N1 मॉडिफाई फार्माकोकाइनेटिक्स, यानी अगर इसके N1 पोजीशन में अगर हम कोई सब्स्टिट्यूशन करते हैं या इसका फर्स्ट नाइट्रोजन ग्रुप में अगर कोई सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो उसका फार्माकोकाइनेटिक एक्टिविटी मॉडिफाई हो सकता है, उसके अंदर चेंजेस आ सकते हैं। हो सकता है उसका एब्जॉर्प्शन बढ़ जाए, या हो सकता है उसका जो एलिमिनेशन वो घट जाए, या कुछ भी हो सकता है, उसके अंदर चेंजेस हम नोटिस कर सकते हैं। लिपोफिलिसिटी डिटरमाइन द सीएनएस पेनिट्रेशन, इसके अंदर जितना लिपोफिलिक करेक्टर बढ़ेगा यानी लिपिड सोल्युबिलिटी बढ़ेगा वो उतना जल्दी से हमारा सीएनएस को पेनिट्रेट कर सकता है, लेकिन एक लेवल तक होना चाहिए। अगर लिपोफिलिसिटी बहुत ज्यादा हो गया, डोज बहुत ज्यादा हो गया तो सीएनएस टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है, जिससे हमें मेजर कंडीशन को फेस करने को पड़ सकता है। वही अगर 9th और 10th पॉइंट की बात करें तो उसमें बताया गया प्लानर एरोमेटिक स्ट्रक्चर रिक्वायर फॉर द रिसेप्टर बाइंडिंग। इसमें जो प्लानर एरोमेटिक स्ट्रक्चर होता है, जो बेंजीन रिंग का जो स्ट्रक्चर होता है, वो रिसेप्टर के साथ बाइंडिंग करने के लिए बहुत रिक्वायर होता है, उसका एसेंशियल माना जाता है। बेसिकली जो बेंजोडाइजिपिन का जो क्लास का जो ड्रग्स होते हैं वो बेसिकली हमारा गाबा रिसेप्टर से बाइंड करके अपना एक्टिविटी प्रोड्यूस करते हैं और सीएनएस को डिप्रेस करते हैं। तो हम इसका नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं, या नेक्स्ट क्लास के जनरल स्ट्रक्चर को हम देखने वाले हैं, जिसको हम बार्बिचुरेट्स बोलते हैं। अगर हम बार्बिचुरेट्स की बात करें तो उसका फर्स्ट पॉइंट बताया गया है, इट इज डिराइव फ्रॉम द बार्बिचुरिक न्यूक्लियस, यानी ये जो बार्बिचुरेट के जितने भी क्लास के ड्रग होते हैं कहीं ना कहीं बार्बिचुरिक एसिड न्यूक्लियस के डेरिवेटिव होते हैं, या उसके अंदर बार्बिचुरिक एसिड का एक न्यूक्लियस हमें देखने को मिलता है, कोर स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। इसका कोर का बात करें तो उस कोर स्ट्रक्चर बेसिकली पायरिमिडिन 2,4,6 ट्रायोन होता है। वही अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें, दीज कार्बोनिल ग्रुप एट पोजीशन नंबर 4, 2 एंड 6, ये जो कार्बोनिल ग्रुप होता है बेसिकली 2, 4 और 6 पोजीशन में हमें देखने को मिलता है। सब्स्टिट्यूशन एट C5 डिटरमाइन द एक्टिविटी, यानी जो C5 पोजीशन में जो सब्स्टिट्यूशन होता है वो कहीं ना कहीं एक्टिविटी को डिटरमाइन करता है, यानी सेडेटिव और हिप्नोटिक एक्टिविटी को डिटरमाइन करता है कि ये एनेस्थेसिया की तरह काम करेगा, कि ये सेडेटिव की तरह काम करेगा, कि ये हमारा हिप्नोटिक्स की तरह काम करेगा, ये C5 पोजीशन डिटरमाइन करता है। नेक्स्ट अगर हम फिफ्थ पॉइंट की बात करें, 2 सब्स्टिट्यूटेड C5 रिक्वायर फॉर द एक्टिविटी, यानी जो इसका C5 में 2 सब्स्टिट्यूशन हुआ रहता है वो मेनली इसका एक्टिविटी के लिए बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट माना जाता है, या बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड माना जाता है। अगर हम 6 पॉइंट की बात करें, लिपोफिलिसिटी इंक्रीज विद द सब्स्टिट्यूशन, इसमें अगर सही सब्स्टिट्यूशन किया जाए C5 पोजीशन में तो इसका लिपोफिलिसिटी जो है वो भी इंक्रीज होते हुए हम देख सकते हैं। सल्फर सब्स्टिट्यूशन दैट लीड्स टू थायोबार्बिचुरेट्स, अगर इसके अंदर कोई सल्फर सब्स्टिट्यूशन हो जाए तो उसको हम थायोबार्बिचुरेट्स बोल सकते हैं। अगर हम 8 पॉइंट की बात करें तो उसमें बताया गया जो बार्बिचुरेट क्लास के ड्रग होते हैं दे आर वीकली एसिडिक इन नेचर, यानी इसका जो नेचर होता है वो वीकली एसिडिक की तरह होता है। 9 पॉइंट की बात करें, स्ट्रक्चर इफेक्ट द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, यानी इसका स्ट्रक्चर को जितना ज्यादा ऑप्टिमाइज किया जाएगा उतना इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन में हम चेंजेस देखने को मिल सकता है, उतना उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बढ़ते हुए हम देख सकते हैं। सीएनएस पेनिट्रेशन डिपेंड ऑन द लिपिड सोल्युबिलिटी, हमारे सीएनएस के अंदर जाके कितना एक्टिविटी प्रोड्यूस करेगा, सीएनएस के रिसेप्टर के साथ कितना बाइंड करेगा, या उसके न्यूरोट्रांसमीटर के साथ कितना बाइंड करेगा, ये सीएनएस पेनिट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। और सीएनएस पेनिट्रेशन कहीं ना कहीं ड्रग के लिपिड प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करता है। ड्रग जितना ज्यादा लिपोफिलिक नेचर का होगा या लिपिड सोल्यूबल नेचर का होगा उतना ज्यादा हमारे सीएनएस को पेनिट्रेट कर सकता है, क्योंकि जो हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर होता है वो लिपिड से बना हुआ होता है। और अगर हम जेड ड्रग की बात करें तो इस पर फर्स्ट पॉइंट बताया गया है नॉन बेंजोडाइजिपिन हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, यानी इसके अंदर जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होगा वो बेसिकली नॉन बेंजोडाइजिपिन वाला होगा, दूसरा कोई हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होगा। वही सेकंड पॉइंट की बात करें, डू नॉट प्रोजेस बेंजोडाइजिपिन न्यूक्लियस, यानी इसके अंदर जो न्यूक्लियस होगा वो बेंजोडाइजिपिन का न्यूक्लियस नहीं होगा, यानी इसका जो कोर स्ट्रक्चर होगा वो कहीं ना कहीं बेंजोडाइजिपिन का न्यूक्लियस नहीं होगा, दूसरा कोई न्यूक्लियस हो सकता है। वही अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें, बाइंड सिलेक्टिवली टू गाबा ए रिसेप्टर, इसका जो एक्टिविटी बेसिकली गाबा ए रिसेप्टर के साथ बाइंड करके अपना एक्टिविटी प्रोड्यूस कराता है। डिजाइन मेनली फॉर हिप्नोटिक एक्शन, इसका जो मेन एक्टिविटी होता है वो हिप्नोटिक एक्शन होता है, इसको इसी की तरह से डिजाइन बनाया गया होता है, या इसी की तरह से इस ड्रग को ऑप्टिमाइज किया गया होता है। शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन दैट लीड्स टू लेस रेसिडुअल सेडेशन, यानी इसका जो ड्यूरेशन एक्शन होता है बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता है, इसलिए इसका साइड इफेक्ट भी हमें बहुत कम देखने को मिलता है। जैसे अगर हम पॉइंट नंबर 6 की बात करें, इट रिड्यूस द मसल रिलैक्सेंट इफेक्ट, यानी ये क्या करता है जो हमारे मसल में रिलैक्सेंट इफेक्ट जो आ रहा था उसको भी कहीं ना कहीं रिलैक्स कहीं ना कहीं रिड्यूस कर देता है, यानी जो हमारा मसल रिलैक्स फॉर्म में है उसको ये कॉन्स्ट्रिक्ट करने का काम करता है, हार्डन करने का काम करता है, इससे हमें कहीं ना कहीं मसल स्टिफनेस फील हो सकता है। इट इंप्रूव सेफ्टी प्रोफाइल कंपेयर टू बार्बिचुरेट, यानी इसका जो सेफ्टी प्रोफाइल है, यानी इसके अंदर जो टॉक्सिसिटी स्टडी है वो बेसिकली बार्बिचुरेट से कम देखा गया है। आगे हम नोमेनक्लेचर कॉन्सेप्ट को कवर करने वाले हैं, और इसमें बार्बिचुरेट की बात करें जिसमें बताया गया बेस्ड ऑन द बार्बिचुरिक एसिड न्यूक्लियस, इसमें जो नोमेनक्लेचर होगा बार्बिचुरेट्स के अंदर जितने भी ड्रग्स आएंगे उसको बार्बिचुरिक एसिड को एज ए न्यूक्लियस लेके उसका नोमेनक्लेचर होगा, जैसे कि हमारा 5,5 डाई सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव होगा। एंड सफिक्स की बात करें तो बार्बिटल एंड
बारबिटोन हो सकता है। वहीं बेंजोडाइजेपिन की बात करें तो बेस्ड ऑन 1,4 बेंजोडाइजेपिन न्यूक्लियस, यानी इसका जो कोर न्यूक्लियस होगा वो 1,4 बेंजोडाइजेपिन न्यूक्लियस होगा। और अगर नेम की बात करें तो बेंजोडाइजेपिन 2,1 डेरिवेटिव इसको बोला जा सकता है। सफिक्स की बात करें तो इसमें आजेपाम एंड एजोलाम हो सकता है। अगर हम जेड ड्रग्स की बात करें तो नेम अकॉर्डिंग टू हेटेरोसाइक्लिक स्ट्रक्चर, क्योंकि इसके अंदर नॉन बेंजोडाइपिन या नॉन बारबिटूरिक एसिड का स्ट्रक्चर या न्यूक्लियस हो सकता है, इसलिए उसका नाम जो है डिफरेंट हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसके अंदर डिफरेंट न्यूक्लियस हो सकता है। आगे हम सेडेटिव और हिप्नोटिक्स ड्रग की जनरल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख सकते हैं। इसमें जितने भी एक्टिविटी आएगा कहीं ना कहीं वो एक्टिविटी हर एक ड्रग के अंदर हमें देखने को मिल सकता है, या इसके पार्ट ऑफ एक्टिविटी हमें उसके अंदर दिख सकता है, जिसकी वजह से हम उस ड्रग को सेडेटिव या हिप्नोटिक्स बोल पाएंगे। तो फर्स्ट पॉइंट बताया गया है, इट एक्ट ऑन द गाबा ए रिसेप्टर। इसका जो मेन टारगेट होगा सेडेटिव और हिप्नोटिक्स का वो गाबा ए रिसेप्टर के ऊपर होगा। इट एनहांस द इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमिशन, इट इंक्रीज द क्लोराइड इनफ्लक्स। इसका मेन एक्टिविटी क्या होगा कि बेसिकली हमारे क्लोराइड इनफ्लक्स को बढ़ा देगा। कॉजेज द न्यूरल हाइपरपोलराइजेशन, उसके वजह से क्या होगा, जो हमारे न्यूरॉन्स है उसके अंदर हाइपरपोलराइजेशन हो जाएगा, और वही कारण होता है हमारे सीनेस के एक्साइटेबिलिटी को रिड्यूस करता है। यानी जो हमारे सीनेस के अंदर न्यूरॉन्स के अंदर जो नर्व के अंदर जो कंडक्शन हो रहा था या डाटा का ट्रांसफर हो रहा था, इन्फॉर्मेशन का ट्रांसफर हो रहा था, वो रुक जाता है, क्योंकि इसके अंदर हाइपरपोलराइजेशन हो जाता है क्लोराइड आयन के इनफ्लक्स के द्वारा। वहीं अगर हम सिक्स्थ पॉइंट की बात करें तो उसे बताया गया है बेंजोडाइजेपिन इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ चैनल ओपनिंग। जो हमारे सोडियम आयन के जो ओपनिंग होता है, वो जो चैनल होता है उसका जो ओपनिंग होता है और उसका इन्फ्लक्स होता है, उसको बार बार ही रेगुलेट करता है, बार बार ओपन क्लोज करेगा। इससे क्या होता है, बहुत ज्यादा अमाउंट पे उसके अंदर क्लोराइड आयन इन्फ्लक्स हो जाता है, वही हमारे अंदर हाइपरपोलराइजेशन क्रिएट करता है न्यूरॉन्स के अंदर। बारबिचुरेट इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ चैनल ओपनिंग। जो बारबिचुरेट क्लास के ड्रग होते हैं वो बेसिकली उसका मेन एक्टिविटी ही होता है कि चैनल को बार बार ओपन करे और उसका ड्यूरेशन को बढ़ा करके, यानी चैनल के ओपन फॉर्म को या ओपन फॉर्म के ड्यूरेशन को बहुत टाइम तक वो मेंटेन करके रखे। हाई डोज ऑफ बारबिचुरेट डायरेक्टली एक्टिवेट द गाबा रिसेप्टर। जब हम बारबिचुरेट की बात करते हैं, अगर इसका हाई डोज की बात करें तो हमारे डायरेक्टली गाबा रिसेप्टर को एक्टिवेट कर देता है। वही अगर 9th पॉइंट की बात करें, इट सप्रेस द रेटिकुलर एक्टिविटी सिस्टम। ये बेसिकली हमारे जो रेटिकुलर एक्टिविटी सिस्टम होता है उसको भी कहीं ना कहीं ये सप्रेस करता है, उसके भी एक्टिविटी को ये डिक्रीज करते हुए हम देख सकते हैं। इट प्रोड्यूसेस सेडेशन एंड हिप्नोसिस। यही कारण होता है जितने सारे एक्टिविटी हमने देखा, इतने सारे मैकेनिज्म एक्शन देखा, इसी की वजह से क्या होता है, इसके वजह से हमारे बॉडी के अंदर सेडेशन एंड हिप्नोसिस प्रोड्यूस होता है। इट रिड्यूस द एंजाइटी एंड मसल टोन, जिसमें मेन एक्टिविटी हम देख सकते हैं कि हमारे एंजाइटी को रिड्यूस करता है, साथ ही साथ मसल्स को भी जो है मसल्स के टोन है उसको भी रिड्यूस करते हुए हम देख सकते हैं। अल्टर द स्लीप आर्किटेक्चर, जो हमारे स्लीपिंग का जो नॉर्मल मैकेनिज्म जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, कैसे हमारे ब्रेन काम करता है हमको स्लीप प्रोड्यूस कराने के लिए, उसको भी कहीं ना कहीं उसको अल्टर करता है, उसके मैकेनिज्म को ये, और उस कंडीशन को ओवरकम करने में हमें मदद करता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति के अंदर स्लीपिंग एक्टिविटी देखने को नहीं मिल रहा है, उससे उसके अंदर बहुत सारे फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रहा है, जैसे कि इंसोमिनिया। तो उस कंडीशन में क्या करेगा, जो इंसोमिनिया की वजह से उसके अंदर जो स्लीपिंग साइकिल डेविएट हो गया है, उसको इंड्यूस स्लीप क्रिएट करके उसको आर्टिफिशियल तरीके से स्लीप प्रोड्यूस कराएगा, जिससे उसका साइकिल जो है ठीक हो जाएगा। उसी को बोला गया है अल्टर द स्लीप आर्किटेक्चर। अब नेक्स्ट हम इसके केमिकल डिग्रेडेशन प्रोसेस देखने वाले, जिसमें देखेंगे कि सेडेटिव और हिप्नोटिक ड्रग्स जो होते हैं कैसे अपना ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को खत्म करते हैं, या अपने जो बायोलॉजिकल एक्शन है वो टर्मिनेट होता है हमारे बॉडी के अंदर, या आउटर इन्वायरमेंट में भी कैसे उसका स्टेबिलिटी जो है खराब होता है, या कैसे उसका एक्सपायरी डेट जल्दी आ जाता है, या एक तरीके से ऐसा बोल सकते हैं कि कैसे हमारे बॉडी के अंदर कौन कौन से फेज को ऐसे कंप्लीट करने के बाद उसका जो एक्शन है टर्मिनेट हो जाता है परमानेंटली। यानी जब तक हम न्यू और मेडिसिन ना खा ले तब तक उसका एक्टिविटी हमारे बॉडी के अंदर प्रोड्यूस नहीं होगा। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट बताया गया है हाइड्रोलिसिस इन एसिडिक एंड अल्कलाइन मीडियम। बेसिकली अगर एसिडिक और अल्कलाइन मीडियम हो जाएगा, एक्सट्रीम कंडीशन अगर हो जाएगा, तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है, इसके अंदर हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, यानी वाटर का एक्युमुलेशन हो जाएगा, जिससे इसका मॉलिक्यूल टूट जाएंगे और इसका एक्टिविटी जो है टर्मिनेट हो जाएगा। दूसरा हमारा बारबिचुरेट अंडर को रिंग ओपनिंग। जो बारबिचुरेट के अंदर जो हेटेरोसाइक्लिक रिंग होता है उसके अंदर कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जब ये डिग्रेडेशन प्रोसेस को फॉलो करेगा, या इसके अंदर जब डिग्रेडेशन होगा तो बेसिकली उसका जो रिंग है वो ओपन हो जाता है। इससे होता है बेंजोडाइजेपिन डिग्रेड बाय द हाइड्रोलिसिस। जो बेंजोडाइजेपिन क्लास के जितने भी ड्रग होते हैं वो कहीं ना कहीं हाइड्रोलिसिस के द्वारा ही डिग्रेड होते हैं या खराब होते हैं। सम ड्रग्स अंडरगो ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। इसमें कुछ ड्रग ऐसे होते हैं जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं हमारे एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन में। फोटो डिग्रेडेशन, यानी कुछ ड्रग ऐसा होता है जो लाइट सेंसिटिव होता है, यानी जैसे ही सनलाइट या नॉर्मल लाइट उसके ऊपर पड़ेगा उसके अंदर डिग्रेडेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, तो इसके कंडीशन को मेंटेन करके हमें रखना पड़ता है। स्टेबिलिटी डिपेंड ऑन पीएच। इसका जो स्टेबिलिटी है, यानी इसका जो खराब होने वाली प्रोसेस है, या कब तक ये चलेगा या कब तक ये ठीक रहेगा ये ड्रग, वो डिपेंड करता है उस कंडीशन के पीएच के ऊपर, यानी जहां पर है वहां का पीएच क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि हमने फर्स्ट में बताया था, एसिडिक एंड अल्कलाइन मीडियम में भी ये हाइड्रोलिसिस प्रोसेस को फॉलो करता है। अल्टीमेटली अगर हमको स्टोर करके रखना है तो इसका पीएच को हमें 7 बैलेंस करके रखना पड़ेगा। यहाँ पे एक न्यूट्रल पीएच माना जाता है, ना वो एसिडिक होगा ना वो बेसिक होगा,
तो बेसिकली वो जो ड्रग है वहां पे सेव रहेगा। और वही लास्ट पॉइंट की बात करें तो इट रिक्वायर प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन, यानी इन सब फैक्टर से अगर उसको बताना है तो उसके अंदर ऐसे स्टोरेज कंडीशन बनाएंगे जहां पे ऊपर दिए गए सारे फैक्टर से वो बचा रहेगा, ताकि उसका जो पोटेंसी है और उसका स्टेबिलिटी वो बना रहे। आगे हम सेडेटिव और हिप्नोटिक्स के पूरे क्लास के एडवर्स इफेक्ट देखने वाले हैं, यानी इसमें जितने भी ड्रग्स आएंगे कहीं ना कहीं ये जो साइड इफेक्ट हमें देखने को मिल सकता है। सबसे पहले ड्राउजीनेस देखने को मिल सकता है, फिर डिजीनेस देखने को मिल सकता है, एटेक्सिया देखने को मिल सकता है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन देखने को मिल सकता है, डिपेंडेंसी एंड टॉलरेंस देखने को मिल सकता है, साथ ही मेमोरी इंपेयरमेंट, कंफ्यूजन एंड हैंगओवर इफेक्ट हमें देखने को मिल सकता है। देखिए ड्राउजीनेस का मतलब होता है आपको सब कुछ ब्लरी सा फील होगा, आपको एकदम वीकली फील हो सकता है, जो डिजीनेस और ड्राउजीनेस में ज्यादा कोई अंतर नहीं होता है। अगर हम रेस्पिरेटरी डिप्रेशन की बात करें तो जब इस मेडिसिन को खाया जाता है तो कहीं ना कहीं पेशेंट के अंदर जो है सांस लेने में दिक्कत होने वाली कंडीशन देखने को मिल सकता है। इसी को रेस्पिरेटरी डिप्रेशन बोला गया है, यानी जो हमारा लंग्स है वो कंप्लीटली स्वेल नहीं हो सकता है, जिससे कंप्लीटली ऑक्सीजन इनहेल नहीं कर पाएगा वो। डिपेंडेंसी एंड टॉलरेंस की बात करें तो पेशेंट को जब लॉन्ग टर्म तक मेडिसिन दिया जाता है तो जब वो उस कंडीशन से ओवरकम कर जाता है या उस कंडीशन से ठीक हो जाता है तब भी उसको फील आता है कि मुझे मेडिसिन खा लेना चाहिए या मेडिसिन के बिना मैं ठीक नहीं रह पाऊंगा। ये जो कंडीशन आता है उसे हम बोलते हैं डिपेंडेंसी। और टॉलरेंस की बात करें तो व्यक्ति के अंदर जब एक स्पेसिफिक अमाउंट का मेडिसिन लॉन्ग टर्म तक देते हैं तो क्या होता है उसके अंदर एक कैरेक्टर जनरेट हो जाता है या एक रेजिस्टेंस जनरेट हो जाता है उस मेडिसिन को लेके कि उस स्पेसिफिक डोज को देने के बाद भी उतना एक्टिविटी उसके अंदर प्रोड्यूस नहीं होता है। वहीं अगर हम मेमोरी इंपेयरमेंट की बात करें तो यानी वो कंफ्यूज रहेगा चीजों को लेकर। और लास्ट हमारा हैंगओवर इफेक्ट, यानी जैसे जो पेशेंट होते हैं, कई पेशेंट अल्कोहलिक पेशेंट होते हैं, जब वो अल्कोहल को इंटेक करते हैं और सुबह उठते हैं तो उनके अंदर एक हेडेक सा सिचुएशन आता है। इसी कंडीशन इसके अंदर भी हमें देखने को मिल सकता है। आगे हम इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन देखने वाले हैं, यानी सेडेटिव और हिप्नोटिक ड्रग्स जो होता है कौन कौन से कंडीशन में उसको प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते या पेशेंट को नहीं खाना चाहिए। सबसे पहले रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर अगर किसी को होगा, क्योंकि रेस्पिरेटरी डिप्रेशन क्रिएट करता है। नेक्स्ट है हमारा स्लीप एपनिया, जिन व्यक्तियों को स्लीप एपनिया होता है उन कंडीशन में भी इनको नहीं देना चाहिए। प्रेगनेंसी की कंडीशन में नहीं देना चाहिए क्योंकि हमारा लिपोफिलिक कैरेक्टर का होता है तो फर्टस तक भी पहुंच सकता है। लिवर डिजीज में भी नहीं देना चाहिए क्योंकि लिवर डिजीज में अगर इस मेडिसिन को दे देंगे तो ये हाईली लिपोफिलिक कैरेक्टर का होता है और लिवर हमारा सही से काम नहीं कर रहा होगा तो इसका मेटाबॉलिज्म प्रोसेस रुक जाएगा, जिसकी वजह से इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से सीएनएस के अंदर ये हाइपर टॉक्सिसिटी क्रिएट कर सकता है। ड्रग अब्यूज हिस्ट्री जिन पेशेंट का है उनको नहीं देना चाहिए क्योंकि ये हाईली डिपेंडेंसी मेडिसिन होता है, वो इसका आदत लगा सकता है। माइस्थेनिया ग्रेविस की कंडीशन में इसको नहीं देना चाहिए एंड हाइपर सेंसिटिव कंडीशन में भी इसको नहीं देना चाहिए। वहीं इसका अगर मेजर यूजेस की बात करें तो इसका मेजर यूजेस इंसोम्निया को ट्रीट करने में दिया जाता है, एंजाइटी डिसऑर्डर को ट्रीट करने में भी दिया जाता है, सीजर के कंडीशन में या कल्मसर के कंडीशन में भी इस मेडिसिन को दिया जाता है। प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन के हिसाब से भी सजेशन करने के लिए भी हमारे जो सेडेटिव एजेंट होते हैं उनको भी दिया जाता है, हिप्नोटिक्स को दिया जाता है। मसल रिलैक्सेशन के टाइम में भी इसको दिया जाता है। अगर किसी व्यक्ति के अंदर मसल बार बार कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहा है, स्टिफ हो रहा है, तो उन कंडीशन में भी इसको देके पेशेंट को रिलैक्स किया जाता है ताकि उसका जो मसल है वो रिलैक्स हो सके। अल्कोहल विड्रोल सिंड्रोम में इसको दिया जाता है, जब व्यक्ति को अल्कोहल छुड़ाया जाता है उसको नींद नहीं आएगा, उसको एंजाइटी आता है या उसके अंदर कहीं ना कहीं एक तरह का हाइपर एक्टिविटी देखने को मिलता है, तो उस कंडीशन को भी ओवरकम करने के लिए इन मेडिसिन को दिया जाता है। आईसीयू में सेडिशन के लिए भी इसको दिया जाता है सर्जरी से पहले। एंड स्टाटस एपिलेप्टिकस, यानी जिस व्यक्ति को एक एपिलेप्सी का स्टाटस देखने को मिलता है, यानी उसके अंदर एपिलेप्टिक कैरेक्टर देखने को मिलता है, हो सकता है वो इंसिडेंटल हो, परमानेंट ना हो, उन कंडीशन में भी जो एपिसोडिक है उनको भी ठीक करने के लिए इसको दिया जाता है। सो स्टूडेंट्स, इस पूरे कॉन्सेप्ट को इजीली याद रखने के लिए मैंने 5 पॉइंट का समरी बनाया है। अगर इस समरी याद कर लेते हो आप तो कहीं ना कहीं ये कॉन्सेप्ट आपके अंदर इजीली याद रह जाएगा। जिसका फर्स्ट पॉइंट बताया गया है, सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स आर द सीएनएस डिप्रेसेंट एक्टिंग बाय गाबा ए रिसेप्टर। नहीं, जो हमारे सेडेटिव और हिप्नोटिक्स वाले जो ड्रग होते हैं बेसिकली हमारा सीएनएस को डिफरेंट करने वाले एजेंट होते हैं, जिसका मेन एक्टिविटी कहीं ना कहीं गाबा ए रिसेप्टर से बाइंड करके प्रोड्यूस होता है। इसका मेन क्लासेस की बात करें तो इसमें बार्बिचुरेट्स, बेंजोडाइजेपाइन एंड जेड ड्रग की क्लासिफिकेशन हमें देखने को मिल सकता है, जो कि हमारा इंपोर्टेंट क्लासिफिकेशन माना जाता है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। वही अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें, एक्टिविटी डिपेंड ऑन द कोर स्ट्रक्चर एंड सब्स्टिट्यूशन एट C5 इन द बार्बिचुरेट, C7 इन द बेंजोडाइजेपाइन। इसका जो एक्टिविटी प्रोड्यूस होगा, क्या एक्टिविटी प्रोड्यूस करेगा, वो बेसिकली इसके कोर स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है एंड उसका सब्स्टिट्यूशन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि मान लीजिए कोई भी अगर स्ट्रक्चर है, जैसे कि बार्बिचुरेट की बात करें तो उसके C5 पोजीशन में कौन सा जो है सब्स्टिट्यूशन हुआ है, कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, और वैसे ही C7 पोजीशन इन बेंजोडाइजेपाइन में कौन सा चीज लगा हुआ है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे एक्टिविटी अपना प्रोड्यूस करेगा या कितना ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ये प्रोड्यूस कर सकता है या कितना अमाउंट में हमारा ब्रेन के अंदर जाएगा और अपनी एक्टिविटी प्रोड्यूस करेगा। ये इन्हीं सब फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। बेंजोडाइजेपिन आर द सेफर देन बार्बिचुरेट ड्यू टू वाइडर थेरापेटिक इंडेक्स। देखो, बेंजोडाइजेपिन जो होता है हमारे बार्बिचुरेट से सेफ माना जाता है कि उसका जो वाइडर थेरापेटिक इंडेक्स होता है, इसका मतलब है इसका जो एप्लीकेशन है खाली एक केस में नहीं होता है, बहुत सारी बीमारी में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए इसके ऊपर रिसर्च ज्यादा हुआ है, इसको ज्यादा ऑप्टिमाइज किया गया है, इसीलिए इसका जो फैक्टर है वो ज्यादा सेफ माना जाता है हमारे बॉडी के लिए।
मेजर रिस्क इंक्लूड डिपेंडेंसी, टॉलरेंस एंड सीएनएस डिप्रेशन। इसमें जो मेन रिस्क फैक्टर देखा गया है वो बेसिकली डिपेंडेंसी देखा जाता है पेशेंट के अंदर, कहीं ना कहीं टॉलरेंस क्रिएट हो जाता है ज्यादा टाइम तक ट्रीट करने के बाद, और सीएनएस को तो डिप्रेशन करता है, उसका काम ही होता है। तो स्टूडेंट्स यहीं से हमारा सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट कवर होता है। हमने देखा कि यहाँ पे जितने भी ड्रग्स से कैसे हमारे गाबा रिसेप्टर से बाइंड करके अपना एक्टिविटी प्रोड्यूस करते हैं और हमारे सीएनएस को डिप्रेस करके बहुत सारे बीमारियों से हमको छुटकारा दिलाते हैं, या बहुत सारे डिजॉर्डर्स या कंडीशन हमें छुटकारा दिलाते हैं। आगे आने वाले नेक्स्ट क्लास में हम ड्रग्स देखने वाले हैं, जिसमें हम ड्रग्स के फर्स्ट क्लासिफिकेशन को कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे बेंजोडाइजेपाइन का बेसिक कॉन्सेप्ट। उसके बाद हम वहां से ड्रग्स स्टार्ट करने वाले हैं। यानी बेंजोडाइजेपिन जो है हमारा इस क्लास का फर्स्ट ड्रग होने वाला है। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।